तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी की पाठशाला 2.0। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्पीडी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा का जो बुक आया है उसको देखने वाले हैं, जो कि एईडीओ बिहार सीजीएल 4 और टीचर 4.0 एवं बिहार पुलिस एसएससीजीडी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग समान अध्ययन के जो सीरीज है उसको देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के पड़ोसी देश, पंचायती राज व्यवस्था, जनगणना 2011 और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को इस समान अध्ययन में देखने वाले हैं। और एक अलग से इसका बुक है जो कि स्पेशल जो है साइंस का है, हम लोग उसको अलग से देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे कहाँ के? तो यूनान के। हेरोडोटस निवासी थे कहाँ के? निवासी थे तो यूनान के। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक है हेरोडोटस। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी है। भारत का प्रथम इतिहासकार कौन है? कलहन है। भारत का प्रथम इतिहासकार कौन है? कलहन है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी, जिसकी रचना किसने की है? तो कलहन ने। भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी को, जिसकी रचना कलहन ने की है। भारत का प्राचीन नाम है जम्बूद्वीप। भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जम्बूद्वीप है। भारत को हिंदुस्तान कहा है किसने कहा है? तो ईरानियों ने कहा है। भारत को हिंदुस्तान जो है ईरानियों ने कहा है। भारत को इंडिया किसने कहा है? तो यूनानियों ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा है और भारत को इंडिया जो है यूनानियों ने कहा है। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेंगे, विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख कौन है? तो बोगाज अभिलेख, जो कि एशिया माइनर में स्थित है। विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो बोगाज अभिलेख है एशिया माइनर में। बोगाज अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, वरुण, मित्र एवं नक्षत्र का। बोगाज अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, वरुण, मित्र एवं नक्षत्र का। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग शासक राजा खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग शासक राजा खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख स्थित है उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर। हाथी गुफा अभिलेख स्थित है उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर। आदिम मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आदिम मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आग जलाना सीखा। भारत ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। भारत ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का। मानव द्वारा बनाया गया सॉरी मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार है कुल्हाड़ी। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा है? कुल्हाड़ी है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार है कुल्हाड़ी। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया? तो कुत्ता को। मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज था जौ।
मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज कौन था? तो जौ था। अब देखेंगे अगले टॉपिक जो है प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। वह ऐतिहासिक कालखंड जिसके मानव के पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कहलाता है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। वह ऐतिहासिक कालखंड जिसके मानव के पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कहलाता है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है पुरातात्विक अवशेषों से। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरातात्विक अवशेषों से। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हथनौरा से है, जो कि नर्मदा घाटी के तट पर स्थित है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी के तट पर है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका क्या है? तो एक पुरातात्विक स्थल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमबेटका की खोज भीमबेटका की खोज की थी किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने कब की थी? तो 1957-58 में। भीमबेटका की खोज की थी तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने 1957-58 में। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पर है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो भीमबेटका। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा और शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा और शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका चित्रों में किसका चित्रण मिलता है? पशु और शिकार के दृश्य का। भीमबेटका चित्रों में किसका चित्रण मिलता है? तो पशु और शिकार के दृश्य का। भीमबेटका के चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल यानी गेरू रंग का। भीमबेटका के चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल यानी गेरू रंग का। भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2003 में। भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2003 में। नेक्स्ट टॉपिक है पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण काल। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ था पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल के औजार या उपकरण प्रायः किस पत्थर के बने होते थे? क्वार्टरजाइट के। पुरापाषाण काल के औजार एवं उपकरण प्रायः किस पत्थर के बने होते थे? क्वार्टरजाइट के। पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना। पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो शिकार करना। मध्यपाषाण काल का अन्य नाम है माइक्रोलिथिक युग। मध्यपाषाण काल का अन्य नाम है माइक्रोलिथिक युग। मध्यपाषाण काल के प्रमुख औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण। मध्यपाषाण काल के प्रमुख औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण। पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो मध्यपाषाण काल से। पशुपालन का प्रारंभ हुआ है मध्यपाषाण काल से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। मध्यपाषाण काल स्थल है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से, जो कि मध्यपाषाण स्थल है। मध्यपाषाण काल में सामुदायिक कब्रिस्तान के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? महदहा से। मध्यपाषाण काल में सामुदायिक कब्रिस्तान के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? महदहा से। अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार का प्रारंभ किस काल में हुआ है? मध्यपाषाण काल में। अंत्येष्टि कार्यक्रम
क्रम यानी अंतिम संस्कार का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। हड्डी निर्मित उपकरणों और मानव कंकाल के लिए प्रसिद्ध मध्य पाषाण काल स्थल कौन सा है? सराय नहर राय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। हड्डी निर्मित उपकरणों और मानव कंकाल के लिए प्रसिद्ध मध्य पाषाण स्थल कौन सा है? सराय नहर राय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। नव पाषाण ताम्र पाषाण काल। मनुष्यों ने अस्थायी निवास शुरू किया था नव पाषाण काल में। मनुष्यों ने अस्थायी निवास शुरू किया था नव पाषाण काल में। नव पाषाण या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर जॉन लुबाक ने कब किया था? तो 1865 में। नव पाषाण या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर जॉन लुबाक ने 1865 में। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य नव पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ था? कोल्डिहावा से, जो कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य नव पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डिहावा, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राख का टीला किस नव पाषाण कालीन पुरास्थल से मिले हैं? संगनकल्लू, कर्नाटक। राख का टीला किस नव पाषाण कालीन पुरास्थल से मिले हैं? संगनकल्लू, कर्नाटक से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य किस नव पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? बुरझुम, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य किस नव पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? तो बुरझुम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। गर्त निवास यानी गड्ढे वाले घर के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? बुरझुम से। गर्त निवास यानी गड्ढे वाले घर के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? बुरझुम से। किस नवपाषाण स्थल से हड्डी के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं? चिरांद, जो कहाँ है? बिहार में। किस नवपाषाण स्थल से हड्डी के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं? चिरांद, बिहार में। राख के ढेर का साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन स्थल से मिला है? पिकलिहल, कर्नाटक। राख के ढेर का साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? तो पिकलिहल, कर्नाटक से। कृषि एवं कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, पाकिस्तान से। कृषि एवं कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, पाकिस्तान से। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा बस्ती या स्थल है इनाम गांव, महाराष्ट्र। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा बस्ती या स्थल है इनाम गांव, महाराष्ट्र। अब देखेंगे हम लोग सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता का काल जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूं। सिंधुवासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूं। कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधुवासियों ने। कपास की खेती प्रारंभ की थी किसने? तो सिंधुवासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर,
मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुत्कागेंडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता के पूर्वी और पश्चिमी परास्थल क्रमशः है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, तथा सुत्कागेंडोर बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी परास्थल है क्रमशः मांडा, अखनूर जम्मू कश्मीर में एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता के उत्तरी एवं दक्षिणी परास्थल क्रमशः है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, एवं दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल स्थित है भगवा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल था लोथल। लोथल स्थित है भगवा नदी के किनारे। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम था हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल अब देखने वाले हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी। हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक। हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा की मुहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से। हड़प्पा की मुहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। हड़प्पावासी निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है घग्गर नदी के तट पर। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, हरियाणा, घग्गर नदी के तट पर। धौलावीरा स्थित है गुजरात में कच्छ जिला में। धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है धौलावीरा, राखीगढ़ी के बाद है। भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता के अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष मिले हैं धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो 2021 में। धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? 2021 में। मिस्र के राजाओं को कहा जाता था फराओ। मिस्र के राजाओं को कहा जाता था फराओ। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चनहुदड़ों से। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चनहुदड़ों से। दुर्ग या गढ़ रहित एकमात्र नगर था चनहुदड़ो। दुर्ग या गढ़ रहित एकमात्र नगर था चनहुदड़ो। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया।
अग्निकुंड प्राप्त हुए हुए हैं लोथल एवं कालीबंगा से। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल एवं कालीबंगा से। हॉल का टेराकोटा मिला है बनावली से। हॉल का टेराकोटा कहाँ से मिला है? तो बनावली से। घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं रोपड़ से, जो कि पंजाब में है, और ये जो है रोपड़ जो है सतलुज नदी के किनारे स्थित है। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं रोपड़ से। मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है बनावली से। मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है बनावली से। नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदड़ो एवं मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। शवों को जलाने या दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। शवों को जलाने या दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण था बाढ़ और नदी मार्ग में परिवर्तन। मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण था बाढ़ और नदी मार्ग में परिवर्तन। मोहनजोदड़ो को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 1980 में। मोहनजोदड़ो को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 1980 में। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम क्या है? इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? दजला फरात नदियों के किनारे। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? दजला फरात नदियों के किनारे। मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता थी सुमेरियाई सभ्यता। मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता थी सुमेरियाई सभ्यता। मेसोपोटामियाई लोगों का मुख्य धार्मिक केंद्र और मंदिर होता था जिगुरत। मेसोपोटामियाई लोगों का मुख्य धार्मिक केंद्र और मंदिर होता था जिगुरत। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया था? मेलुहा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया था? मेलुहा। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल। चलिए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर उत्तर ऋग्वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजु। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजु। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक था आर्य।
वैदिक सभ्यता के निर्माता या संस्थापक कौन था? आर्य था। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य भारत है 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य भारत कब आए? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर है? मध्य एशिया है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन व कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित थी: कुल, ग्राम, विष, जन व राष्ट्र। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित थी: कुल, ग्राम, विष, जन व राष्ट्र। ऋग्वेदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल, जिसे परिवार कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल, जिसे परिवार कहा जाता था। समाज की सबसे बड़ी इकाई जन जन थी, जिसे कबीला कहा जाता था। समाज की सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिसे कबीला कहा जाता था। व्यापार आधारित थी वस्तु विनिमय पर। व्यापार आधारित थी वस्तु विनिमय पर। ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। वैदिक काल का प्रमुख पशु था गाय। वैदिक काल का प्रमुख पशु क्या था? तो गाय था। देखते हैं अगले प्रश्न को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है? गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है? तो गाय को। वैदिक काल में किस नदी को परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता था? रावी नदी को। वैदिक काल में किस नदी को परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता है? रावी को। नेक्स्ट टॉपिक है वेद एवं वेदांग। वेदों व वेदांगों की संख्या है क्रमशः 4 व 6। वेदों की संख्या है 4 और वेदांग की संख्या है 6। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद है। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद है। चारों वेदों को कहा गया है संहिता। चारों वेदों को कहा गया है संहिता। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 है। ऋग्वेद में सूक्त है 1028 है। बालखिल है 11। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 10,462। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 10,462। ऋग्वेद का सर्वाधिक प्राचीन मंडल है दूसरा से 7वां मंडल, जिसे वंश मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है दूसरा से 7वां मंडल, जिसे वंश मंडल भी कहा जाता है। नवीन मंडल माना जाता है पहला व 10वां को। नवीन मंडल माना जाता है पहला व 10वां को। ऋग्वेद की भाषा है संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं होत्री। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं होत्री। ऋग्वेद में कितनी नदियां वर्णित है? 25 है। ऋग्वेद में कितनी नदियां वर्णित है? 25 है।
ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि। दशराज दशराग युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध लड़ा गया था परुशनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच, जिनमें सुदास ने विजय प्राप्त की थी। दशराग युद्ध लड़ा गया था परुशनी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास ने विजय प्राप्त की थी। सातवां मंडल किस वंश से संबंधित है? वशिष्ठ से। सातवां मंडल किस वंश से संबंधित है? वशिष्ठ से। आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएँ कहलाती है खील। आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएँ कहलाती है खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है नौवा। सोम देवता को समर्पित मंडल है नौवा। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। समाज समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व का दर था 1/6 भाग। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व का दर था 1/6 भाग। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वेद है यजुर्वेद। धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद एक संग्रह है 20 खंडों का। अथर्ववेद एक संग्रह है 20 खंडों का। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत सॉरी अथर्ववेद के कुरुओं का राजा बताया गया है राजा परीक्षित को। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा बताया गया है राजा परीक्षित को। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा एवं समिति को। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा एवं समिति को। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद में सूक्तों की संख्या है 1018। सामवेद में सूक्तों की संख्या है 1018। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं उद्गाता एवं अधर्वयु। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता एवं यजुर्वेद के अधर्वयु। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से। पंचविश पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में।
नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता है प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता है प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी जन्म पर। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी जन्म पर। पुराणों कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। पुराणों की संख्या थी 18। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। कृषि संबंधित विवरण है अग्नि पुराण में। कृषि संबंधी विवरण है अग्नि पुराण में। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम तथा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल। न्याय दर्शक न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम तथा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल। योग के योग के पतंजलि तथा मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। योग एवं मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है क्रमशः पतंजलि एवं जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। प्रमाणिक है 13। उपनिषदों की संख्या है 108, प्रमाणिक है 13। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। मनुस्मृति मानक ग्रंथ है शुंग काल का। मनुस्मृति मानक ग्रंथ है शुंग काल का। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक है मनु। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक है मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामायण है। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। महाभारत का सबसे बड़ा सॉरी भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा किस रजमनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं सदी में। महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। उत्तर रामचरितमानस का रचयिता है भवभूति। उत्तर रामचरितमानस का रचयिता है भवभूति। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलिंगसन ने। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विलिंगसन ने। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता।
4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।